स्वागत है आपका 10 कदम में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। तो चलिए विस्तार से खबरों पर नजर डालते हैं और हम आपको 10 बजे की 3 बड़ी खबरें बता दें। थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर सुनवाई होनी है। मोदी की अध्यक्षता में शाम को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज की अहम बैठक होनी है। वहीं भारत में पहली बार डीजल के दाम पेट्रोल से महंगे हो गए हैं। दिल्ली में 80 रुपए के पास डीजल का दाम पहुंच चुका है, जबकि डीजल के दाम में आज की जो बढ़ोतरी है वो 48 पैसे की है। तो 3 बड़ी खबरों से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और ये 3 तस्वीरें आपके सामने जो आज की बड़ी खबर इस वक्त तक। चलिए विस्तार से हर एक खबर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात 69,000 शिक्षकों की कर लेते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में बेहद अहम सुनवाई है। थोड़ी देर में सुनवाई शुरू होगी। हाईकोर्ट की डबल बेंच के फैसले को यहां पर चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने 8 मई 2020 को जो परिणाम घोषित हुए थे उन पर रोक लगा दी थी और इस पूरी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से सवाल उठाए गए थे, कुछ प्रश्नों और उनके आंसर ऑप्शन को लेकर के, जिस पर सिंगल बेंच ने प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए सरकार को कहा था कि इस पूरे मसले को यूजीसी के सामने ले जाया जाए और उसके आधार पर ही आगे की कार्रवाई हो। लेकिन सरकार उसके बाद डबल बेंच के पास जाती है। डबल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी और अब डबल बेंच के फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। अभ्यर्थियों ने याचिका लगाई है जिस पर सुनवाई होनी है। तो बेहद अहम सुनवाई, अब से थोड़ी देर में सुनवाई शुरू होनी है। 10:30 बजे के आसपास सुनवाई शुरू होनी है। इस वक्त अलाउद्दीन लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलाउद्दीन, 69,000 शिक्षक भर्ती, ये ऐसा मसला बन गया है जिसमें हर 2 हफ्ते पर एक नया मोड़, और आज फिर सुप्रीम कोर्ट में बेहद अहम सुनवाई। अलाउद्दीन, आवाज मिल रही है आपको? उनके परिवार के लोग लगातार कोर्ट की तरफ उम्मीद लगाए बैठे हैं। जी बिल्कुल, आवाज आ रही है। जी जी बोलिए। हाँ, जिस तरह से पूरा मामला तमाम कोर्टों से होते हुए अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है, बिला शक शुबा तमाम लोग उम्मीद लगाकर बैठे हैं। और ख़ास तौर से शुरुआती दौर में जिस तरह से 4 सवालों पर प्रश्न उठा था, लेकिन बाद में जो नियामक आयोग है जो परीक्षा कराता है उसको 150 में से 120 प्रश्नों को लेकर के 20,000 से ज़्यादा मेल और उसके बाद तमाम चिट्ठियाँ, पत्र और तमाम रजिस्टर्ड डाक से जो क्वेश्चन जो है मिले थे, तो उसके बाद इस चीज़ को भी जो है कोर्ट इस चीज़ पर भी नज़र रखेगी कि आखिर 4 सवाल जो शुरुआती दौर में जिस पर सवाल उठाए जा रहे थे, क्या उसके बाद तमाम 20,000 लोगों के तमाम जो क्यूरीज आई हैं, क्या इसको भी कोर्ट मद्देनजर रखते हुए इस पहलू को भी गौर करेगी। तो ऐसे में न सिर्फ उन तमाम लोगों के लिए, बल्कि क्योंकि ये अब मुद्दा न सिर्फ सरकारों से होते हुए कोर्ट तक पहुंचा है, बल्कि तमाम लोग, उनके घर के परिवार के लोग, बहुत सारे लोगों की उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है जो इस पूरे मामले में मुकदमे तक पहुंचे हैं। तो बहुत सारे लोगों को उम्मीद है और आखिरी जो मरहला है, क्योंकि कोर्ट ने पहले रोक लगाई, फिर डबल बेंच पर उस पर जो है दूसरा फैसला सुना दिया। अब तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से अगर फैसला सुप्रीम कोर्ट से फैसला याचिकाकर्ताओं के पक्ष में आता है, तब सरकार के पास क्या ऑप्शन होंगे? और अगर सुप्रीम कोर्ट से फैसला सरकार के पक्ष में आता है, यानी कि डबल बेंच ने जो फैसला सुनाया अगर उसे ही बरकरार रखा जाए, तो फिर अभ्यर्थी क्या करेंगे? उनके पास क्या ऑप्शन बचते हैं? देखिए, दोनों लोगों के पास, चाहे वो सरकार का मामला हो या फिर जो अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगाने गए हैं, रिव्यू पिटीशन की, दोनों लोगों के पास चांसेस रहेंगे, क्योंकि ये पूरी सुनवाई डबल बेंच में चल रही है। तो ऐसे में इस बात की भी संभावना है कि बेंचेस इसमें बढ़ा दिए जाएं, लेकिन इसके बाद भी सुनवाई का मौका अभी मौजूद रहेगा। लेकिन सबसे अहम बात जो है वो ये है कि क्या यूजीसी को लेकर के जो एक बात कही गई थी हाई कोर्ट की तरफ से, उस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट किस तरह से पॉजिटिव या नेगेटिव रहता है। हालांकि इससे पहले जितने भी मामले रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई रही है 69,000 शिक्षकों के मामले में, तो जो शिक्षक हैं उनको लेकर के सॉफ्ट कॉर्नर देखने को मिला है। और ख़ासतौर से जब आप इस पूरे पहलू को देखेंगे, पहले जो शुरुआती दौर में 4 सवालों पर सवाल उठाए जा रहे थे, वो भी पूरी तरह से जब आप चारों सवालों पर ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं तकनीकी उसमें बाधा है। और इस बात को नियामक आयोग जिसने परीक्षा ली थी उसने भी इस बात को माना था।
लेकिन अब परीक्षार्थियों ने जो 20,000 मेल और डिफरेंट तरीके से अपनी क्वेरी भेजी है, अब वो दावा कर रहे हैं कि नहीं 120 सवालों में इसमें घालमाल है। तो ऐसे में तमाम चीज़ों को देखने वाली बात होगी है। हालांकि क्योंकि 4 सवाल को पहले ही नियामक आयोग बैकफुट पर जा चुका है, तो आप मान के चले कि जो परीक्षार्थी हैं या उनका जो पक्ष है वो शायद कोर्ट में आज मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन साथ ही में अगर सरकार कहीं सरकार के खिलाफ फैसला आता है तो सरकार के पास भी रिव्यू पिटीशन से लेकर के और बेंच को बढ़ाने तक के आवेदन देने का विकल्प खुला रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल अलाउद्दीन, और ये सवाल भी अपने आप में बना हुआ कि आखिर क्या वजह है कि चाहे कोई भी भर्ती परीक्षा हो वो सवालों के घेरे में और इस तरीके से कोर्ट के उलझनों में ही उलझ कर रह जाती है। सुशील पांडे हमारे साथ मौजूद है। सुशील, 10:30 बजे सुनवाई होनी है, बताइए जरा। आज देखिए, साफ तौर से इस मामले में जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस अनुरुद्ध बोस की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। साफ तौर से यूजीसी के जो पैनल को भेजने की बात फिलहाल सिंगल बेंच ने हाईकोर्ट के किया था, उसके बाद डबल बेंच ने उस पर रोक लगा दी। उसकी समीक्षा क्या सुप्रीम कोर्ट करने को तैयार होता है ये देखनी होगी। क्योंकि ये पहली हियरिंग है तो आज उम्मीद कम है कि इस पूरे मामले में कोई फैसला भी आएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आज उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर सकता है और इस फैसले को लेकर उनसे जवाब तलब कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल यह है कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर जिस तरह कई मुकदमे दर्ज हैं, ऐसे में ये सबसे बड़ा मुकदमा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इसी भर्ती परीक्षा में गलत प्रश्न पत्रों की भूमिका को लेकर बड़ा सवाल सामने आया था। कई गिरफ्तारियां भी सामने आई थी, फर्जीवाड़े भी सामने आए थे। तो ये अपने आप में एक अलग तरीके का मुकदमा है जिस पर सुप्रीम कोर्ट को भी अलग से विचार करने की जरूरत है। लेकिन अब देखना यह है कि जब 10:30 बजे इस मामले पर सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ रुख होता है। कोई भी भर्ती जो प्रक्रिया हो वो बार बार पेच में ही फंसती दिखती है। और अगर हम इस 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करें तो कई मोड़, कई मामले, सुप्रीम कोर्ट में भी इससे जुड़े कई मामले और लगातार जो अड़चने हैं वो बढ़ती ही दिख रही हैं। धन्यवाद इस वक्त अलाउद्दीन आपका भी पूरी बातचीत के लिए। इधर भारत में पहली बार डीजल के दाम पेट्रोल से ज्यादा हो चुके हैं। आज डीजल के दामों में 48 पैसे की बढ़ोतरी हुई। डीजल के दाम में आज 18वें दिन भी लगातार बढ़ोतरी रही। आज पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े लेकिन डीजल के बढ़े। 17 दिन की लगातार बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल के दाम आज नहीं बढ़े हैं। डीजल के दामों में 48 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो 1 लीटर डीजल की कीमत यहां पर 79 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर हो गई है। बढ़ोतरी के साथ ही देश के इतिहास में पहली बार ऐसा है कि डीजल पेट्रोल से महंगा हुआ है। दिल्ली से सटे नोएडा में ये काफी सस्ता है। नोएडा में डीजल 72 रुपए 3 पैसे प्रति लीटर है। मुंबई में 78 रुपए 22 पैसे प्रति लीटर, चेन्नई में 77 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर और कोलकाता में 77 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा है। लेकिन दिल्ली में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इधर गाजियाबाद से बड़ी खबर, कोरोना के बीते 24 घंटे में 121 नए मामले गाजियाबाद में सामने आए। गाजियाबाद में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1000 से ऊपर पहुंच चुका है। कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 1079 है। कुल पॉजिटिव जो एक्टिव मरीज हैं उनकी संख्या 497 है, जबकि 49 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। सीएमओ नरेंद्र कुमार गुप्ता ने इस बात की पुष्टि की है। उधर पूरे प्रदेश में ही कोरोना मरीजों की संख्या जो है वो 19,000 के पार पहुंच चुकी है। यूपी में 576 नए कोरोना केस सामने आए। एक्टिव केसेस की संख्या 6,189 है, जबकि कोरोना से अब तक 588 लोगों की जान पूरे प्रदेश में गई है। तो लगातार कोरोना की संख्या में पूरे देश की तरह उत्तर प्रदेश में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। एक तरफ सैंपलिंग की संख्या बढ़ाई गई है, जांच की संख्या बढ़ाई गई है और दूसरी तरफ ये आंकड़े भी लगातार बढ़ते दिख रहे हैं। और वहीं हॉस्पिटल्स में इंतजाम को लेकर खासा सतर्कता बरती जा रही है। हॉस्पिटल्स में बेहतर इंतजाम हो, इस बात के निर्देश सभी जिलों के अधिकारियों को दिए गए हैं और बाकायदा उनकी जिम्मेदारी तय की गई है कि कहीं पर भी कोई गड़बड़ी की खबर नहीं होनी चाहिए। 19,000 के पार इस वक्त कोरोना केसेस की संख्या है, लेकिन एक्टिव केसेस की बात करें तो 6,189 हैं। जो जानकार हैं, डॉक्टर हैं, वो बता रहे हैं कि रिकवरी रेट अच्छी है और ये एक राहत देने वाली बात है। और जो चिंता की बात है वो ये कि जिस तरीके से अनलॉक में कामकाज की शुरुआत हुई है, अब बहुत सी जगहों पर लापरवाही भी देखने को मिल रही है। लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। कई जगहों पर बिना मास्क
के ही लोग नजर आ रहे हैं, भीड़ में बाजारों में नजर आ रहे हैं। हालांकि इनके खिलाफ प्रशासन को जिम्मेदारी दी गई है, कार्रवाई की और कार्रवाई तय की गई है। कई जगहों पर एक्शन लिए भी जा रहे हैं, चालान काटे जा रहे हैं, बावजूद इसके लापरवाही भी नजर आ रही है। और इन दिनों अगर हम आगरा की बात कर ले तो सबसे ज्यादा शुरू से ही जब कोरोना इस महामारी की शुरुआत दस्तक दी इसने उत्तर प्रदेश में, शुरू से ही आगरा में सबसे ज्यादा मामले नजर आते रहे। और आगरा में शुरुआत में लापरवाही की भी खबरें कई आई, लेकिन अभी भी अगर हम आगरा की बात करें तो ये लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। शुरुआत आगरा मॉडल से होती है, लेकिन उसके बाद आगरा की स्थिति बिगड़ती चली जाती है और अब आगरा को लेकर ही कांग्रेस और सरकार भी आमने सामने है। एक तरफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की ओर से गंभीर आरोप लगाए गए, खासकर आगरा में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के, तो दूसरी तरफ आगरा के डीएम ने उसका जवाब दिया। कांग्रेस महासचिव को नोटिस भी जारी किया गया, तो इसे लेकर लगातार तल्खी और चर्चा बनी हुई है। लेकिन आगरा को छोड़े बाकी जगहों की भी हम बात करें, प्रयागराज की बात करें या फिर दूसरे जिलों की बात करें, तो वहां पर भी कोरोना केसेस बढ़ते नजर आ रहे हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी आगरा से हिमांशु त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। हिमांशु, आगरा लगातार चर्चा के विषय में है। शुरुआत हम आगरा मॉडल से करते हैं और उसके बाद आगरा में बड़ा फेरबदल किया जाता है क्योंकि वहां के हालात खराब होते चले जाते हैं और अब उसी आगरा को लेकर सियासत हो रही है। लेकिन जमीनी हकीकत की बात करें तो इस वक्त आगरा में मौजूदा हालात क्या है? तो हिमांशु से फिलहाल तकनीकी खामी की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है। रुख मेरठ का कर लेते हैं। उमेश हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं मेरठ से। उमेश, मेरठ के बारे में बताएं, वहां पर भी लगातार कोरोना जो है वो फैलता दिख रहा है और अब तो जो कोरोना योद्धा हैं वो भी बड़ी संख्या में इसकी चपेट में आ रहे हैं। जी हाँ, देखिए मेरठ में कोरोना के 22 नए केस रिपोर्ट हुए हैं और इन 22 नए केसेस में जुडिशरी का एक शख्स भी शामिल है। इनमें 3 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, 5 हाउसवाइफ भी शामिल हैं और इन सभी मरीजों को मिलाकर कोरोना के मरीजों का कुल आंकड़ा यहाँ 817 हो गया है। मेरठ में कोरोना से बीते 24 घंटे के दौरान एक मौत भी हुई है, लिहाजा कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा यहाँ बढ़कर 62 हो गया है। 57 वर्षीय एक शख्स की कोरोना के चलते मौत हो गई है। हालांकि इस सब के बीच राहत की खबर यह है कि यहाँ तकरीबन 28 मरीजों ने कोरोना को मात दे दी है और कोरोना को मात देने वालों का आंकड़ा भी बढ़कर 518 पहुंच चुका है। इस वक्त वर्तमान में मेरठ में 237 एक्टिव केसेस रह गए हैं जिनका इलाज मेरठ के मेडिकल अस्पताल, मेरठ के सुभारती अस्पताल और मेरठ के एक अन्य अस्पताल में किया जा रहा है। निश्चित तौर पर अनलॉक 1 चल रहा है, दुकानें भी खोल दी गई हैं, बाजार भी खोल दिए गए हैं, लिहाजा यहाँ की तस्वीरें भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से लोग जब बाजार यहाँ खुल गए हैं, एक एक पटरी के हिसाब से बाजार यहाँ खुलते हैं। मैं इस वक्त मेरठ के एक चौराहे पर खड़ा हुआ हूँ, यहाँ लोग मास्क लगाकर निकल रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी मास्क लगाकर नहीं निकल रहे हैं। आप ये मौसम का मिजाज भी देख सकते हैं, आज मौसम भी बदला हुआ है, बारिश यहाँ पर हो रही है और ऐसे मौसम में लोगों को अपना खास ख्याल रखने की ज़रूरत है क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। ज़रूरी काम हो तभी लोग घरों से बाहर निकलें क्योंकि इस वक्त कोरोना के संक्रमण का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। मेरठ में 817 इस वक्त कोरोना के मरीज हो चुके हैं और कोई वर्ग बचा नहीं है, चाहे वो 1 साल का बच्चा हो, चाहे वो 80 साल। ज्यादातर में कोरोना के संक्रमण केसेस देखे जा रहे हैं, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे वो अलाउद्दीन का रुख कर लेते हैं लखनऊ। वर्ग में यहाँ कोरोना के केसेस मिलते जा रहे हैं। अलाउद्दीन, आप तक आवाज पहुंच रही है, आपसे जानना चाहेंगे, लोगों के मन में एक आशंका बारिश को लेकर भी है, ये डर भी है, कई जगहों से ऐसी बातें भी सामने आ रही है कि अगर बारिश होती है तो उस वक्त में संक्रमण जो है उसका खतरा और ज्यादा होगा, कोरोना का खतरा और ज्यादा बढ़ेगा। क्या ऐसा वहां पर भी है? जानकार क्या कह रहे हैं? देखिए, बारिश का जहां तक सवाल है, बारिश का कोरोना से बहुत ज़्यादा ताल्लुक जो स्वास्थ्य विभाग के जानकार हैं वो मानते हैं कि नहीं है, बल्कि जो बारिश जनित बीमारियां हैं अलबत्ता वो स्वास्थ्य विभाग को दूसरे पायदान पर भी जंग के लिए बुलाएंगी। तो ऐसे में कितनी जगहों पर स्वास्थ्य विभाग जंग लड़ेगा तमाम बीमारियों से, ये अहम होगा। इसके अलावा एक बड़ा अपडेट मैं बता रहा हूँ कि लखनऊ में आज सबसे ज़्यादा
कोरोना के इतिहास में पॉजिटिव केस पाए गए। टोटल 62 केस की पुष्टि हुई है अभी 2 मिनट पहले। इसमें 21 पीएससी के जवान हैं, विभिन्न बैरकों में राजधानी लखनऊ के विभिन्न इलाकों से आते हैं। हजरतगंज की एक इंश्योरेंस कंपनी, हजरतगंज यानी लखनऊ का दिल जिसे कहा जाता है, अब बाजार के मामले में इंश्योरेंस कंपनी के 11 लोग शामिल हैं। एलडीए कॉलोनी कानपुर के 5 लोग पॉजिटिव हैं, जबकि इंदिरा नगर बी ब्लॉक के विभिन्न इलाकों के 8 लोग पॉजिटिव शामिल हैं। इसके अलावा आउटर लखनऊ के 9 लोग शामिल हैं। तो ऐसे में आज सबसे बड़ा आंकड़ा कोरोना का आया है, जो 3-4 मिनट पहले का अपडेट है। 62 लोग पॉजिटिव आए हैं, यानी कि राजधानी लखनऊ में कोई ऐसा इलाका नहीं है कि 3-4 किलोमीटर की दूरी को छोड़ करके जहां पर पॉजिटिव केस ना मिले हों। तो ऐसे में एक बार फिर से गाइडलाइन को सख्त अमल में लाने की जरूरत, लोगों को खुद के बचाव की जरूरत है। बिल्कुल। तो ये हालात खतरनाक होते जा रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है कि प्रशासन जिन जगहों पर जिस तरह की छूट दी गई है, प्रशासन वो छूट वापस भी ले ले जब स्थिति खतरनाक हो? तो ये भी एक सवाल लगातार बना हुआ है। श्याम तिवारी कानपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। श्याम, कानपुर का हाल बताएं। कानपुर की अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 16 नए केस सामने आए हैं। इसके अलावा 2 लोगों की मौत हो गई है, जिससे मरने वालों का आंकड़ा 43 हो गया है। और लगातार हो रही मौतें प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार लोगों की मौत हो रही है। और जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है, उसको देखते हुए प्रशासन को और अधिक सख्त कदम उठाए जाने की जरूरत है, जबकि लोगों में किसी तरीके का कोई डर नहीं दिख रहा है। ऐसा होता है कि जब वो चौराहे के पास पहुंचते हैं तो मास्क लगा लेते हैं चालान से बचने के लिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो मास्क हटा लेते हैं। कल एक और दर्दनाक घटना कानपुर में सामने आई कि एक शख्स की खांसते खांसते मौत हो गई, और स्थानीय लोगों ने कोरोना संक्रमण का डर दिखाते हुए उसके शव को घर के बाहर रख दिया। और उसके बाद पहले जिलाधिकारी से संपर्क किया, जिलाधिकारी ने कहा कि सीएमओ कार्यालय से संपर्क करें। सीएमओ कार्यालय से संपर्क किया तो पुलिस से संपर्क करने को कहा गया। और आज फिर बाद में बात ये सामने आई कि मरे हुए व्यक्ति का किसी तरीके की कोई जांच नहीं हो सकती और उसके शव को डिस्पोज कर दिया जाए। उसके बाद उसके शव को डिस्पोज किया गया। तो यह जो स्थिति है कि अपनी जिम्मेदारी दूसरे के कंधों पर डाल देने की, ये बड़ी खतरनाक है। और इसके चलते ही कानपुर में लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, क्योंकि आपको बता दें एक समय कानपुर में ऐसा था कि रिकवरी रेट 90% से ज्यादा था, जो कि अब घट करके 40 से भी ऊपर पहुंच गया है। जी श्याम, ये एक अगर बात की डराने वाली बात है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या बता रहे हैं? जहाँ पहले संक्रमण नहीं था वहां पर जी डॉक्टर्स इसके पीछे की वजह क्या बता रहे हैं? क्यों रिकवरी रेट कानपुर में इस तरीके से 99% से 40% पर आ गई? देखिए, इसका एक प्रमुख कारण यह है कि जिस तरीके से पहले कोरोना के मामले बढ़े और उसके बाद प्रशासन ने इसको गंभीरता से लिया और लगातार टेस्टिंग की संख्या बढ़ रही थी। रोज 700 से 1000 तक टेस्ट किए जा रहे थे, जिसके चलते जो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है वो आसानी से पता चल जाती थी। लेकिन अब हाल ही के दिनों में जैसे मामले बढ़े हैं, उसके बाद टेस्टिंग की संख्या कम कर दी गई है। ये टेस्ट 350 से लेकर के 400 के बीच लोग रोजाना टेस्ट किए जा रहे हैं, जिसमें वो टेस्ट भी शामिल हैं जो कि क्वारंटीन सेंटर में लोग चल रहे हैं और उनके दोबारा जो टेस्ट होते हैं वो भी शामिल भी आपने यही बात कही थी कि टेस्टिंग की संख्या कम हो रही है। आज भी इस बात को आप हाईलाइट कर रहे हैं। तो एक तरफ पूरे प्रदेश में, देश में टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जा रही है, सीएम लगातार लक्ष्य को और बड़ा कर रहे हैं। वहीं कानपुर से यह खबर अपने आप में चिंताजनक है कि यहां पर टेस्टिंग की संख्या कम क्यों हो रही है, यहां पर रिकवरी रेट कम क्यों हो रहा है, और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। कानपुर में और भी अलर्ट रहने की जरूरत है प्रशासन को। धन्यवाद आप सभी का पूरी बातचीत के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए। और ब्रेक के बाद स्वागत आपका एक बार फिर से। भारत चीन सीमा पर जो विवाद, उसे लेकर एक बार फिर से देश के अंदर सियासत देखने को मिल रही है। ये सियासत लगातार जारी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बार फिर कांग्रेस और गांधी परिवार पर तीखा हमला किया। जेपी नड्डा ने ट्वीट किया है और कहा कि एक परिवार की गलती की वजह से देश को हजारों स्क्वायर किलोमीटर की जमीन से हाथ धोना पड़ा है। सियाचिन एक तरह से हाथ से जा चुकी थी। जेपी नड्डा ने कहा कि हालांकि देश की जनता ने उन्हें सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि नकार दिया गया परिवार पूरा विपक्ष नहीं हो सकता। आज पूरा देश एकजुट है और हमारे सेना का साथ दे रही है। आज का वक्त एकता का वक्त है। जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष को सवाल करने का अधिकार है। पिछले दिनों हुए सर्वदलीय बैठक में देखा गया कि अधिकतर पार्टियों ने सरकार के फैसले का साथ दिया और कई सुझाव भी दिए, लेकिन एक परिवार की मंशा कुछ और ही नजर आ रही थी। इस परिवार को यह भ्रम है कि एक परिवार पूरा विपक्ष है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।